जी हां दोस्तों, केरला में पकड़ा गया राज्यपाल का खेल, रगे हाथों धरे गए आरएसएस वाला एजेंडा हुआ फेल, देश में मचा हंगामा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, केरला के अंदर ऐसी कौन सी स्थिति राज्यपाल वहां के पैदा कर रहे थे और आरएसएस के एजेंडे को धरातल पर लागू कर रहे थे, जिसे विपक्ष ने रगे हाथों पकड़ लिया और उस एजेंडे को लेकर के, आरएसएस को लेकर के जो कुछ नैरेटिव बनता वहां पर दिख रहा है, उसमें सारे हथकंडे बीजेपी और आरएसएस के फेल होते दिख रहे हैं। आखिर इसका परिणाम क्या होगा, क्या है पूरा का पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों आपको याद होगा साल 2016 में आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था कि अब समय आ गया है जब हमें हमारी नई पीढ़ी को हर महत्वपूर्ण मौके पर भारत माता की जय का नारा लगाना सिखाना होगा। इस पर ओवैसी ने कहा था अगर कोई उनकी गर्दन पर चाकू भी अड़ा दे तब भी वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे। और हाल में जून महीने इसी साल 2025 में केरला में इस मुद्दे पर फिर एक विवाद खड़ा हुआ। केरला के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने स्काउट विद्यार्थियों के लिए राजभवन में एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम केरला सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंच की पृष्ठभूमि में भारत माता का चित्र लगा था। ये वही चित्र था जिसे आरएसएस प्रचारित करता आया है और जिसमें भारत माता भगवा वस्त्र हाथ में लिए एक हिंदू देवी जैसे दिखती हैं। केरला सरकार के शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के बाद में वे कार्यक्रम स्थान से चले गए। राज्यपाल ने इसका बुरा माना, परंतु केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का तर्क था कि दरअसल राज्यपाल ने संविधान विरोधी हरकत की थी क्योंकि भारत माता देश के संविधान का हिस्सा नहीं। शिक्षा मंत्री शिवनकोट्टी, जिन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, उन्होंने कहा, ठीक ही कहा, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रवाद किसी एक सांस्कृतिक छवि पर आधारित ना होकर हमारे संविधान में निहित समावेशी और प्रजातंत्र के मूल्यों पर आधारित हो। राज्यपाल को यह साफ करना चाहिए कि संघ परिवार की भारत माता देश की वर्तमान सीमाओं को स्वीकार करती है या नहीं। भारत एक सार राष्ट्र नहीं है जिसे किसी एक प्रतीक या छवि के आसपास निर्मित किया गया हो। हमारे गणतंत्र का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि हमने सोच समझ करके निर्णय लिया कि एक बहुवादी धर्मनिरपेक्ष देश के निर्माण करेंगे जिसका ढांचा संघीय होगा। भगवा झंडा हाथों में थामे एक महिला के चित्र को यदि देशभक्ति का एकमात्र प्रतीक बताया जाएगा तो यह हमारे इतिहास में और इतिहास से मुंह मोड़ना होगा। देशभक्ति को किसी एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से देखना न केवल अत्र साधारणीय है, वरन हमारे स्वाधीनता संग्राम के समृद्ध विरासत को कमजोर करने वाला है। राजभवन में आरएसएस से जुड़े चित्रों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए पिनरई विजयन ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग आरएसएस के वैचारिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कि किसी मानवीय आकृति को देश के प्रतीक का दर्जा देने की अवधारणा सबसे पहले 19वीं सदी के मध्य में अजीमुल्ला खान ने प्रस्तुत की थी, जो नाना साहब पेशवा के निकट सहयोगी थे। नाना साहब की पेंशन से जुड़ी किसी समस्या को सुलझाने के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारतीयों से बेइंतहा नफरत करते हैं। देश और उसके नागरिकों के आत्मसम्मान की खातिर उन्होंने एक नारा गढ़ा, मादरे वतन भारत की जय। इस नारे का इस्तेमाल काफी लंबे समय तक हुआ। बाद में अविंद्रनाथ चटर्जी ने एक स्त्री के चित्र को भारत माता के रूप में पेश किया, मगर यह स्त्री किसी धर्म विशेष की प्रतीत नहीं होती थी। स्वाधीनता संग्राम से लोगों को जोड़ने के लिए अनेक नारों का इस्तेमाल किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता के स्वरूप का बहुत सुंदर विवरण प्रस्तुत किया। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित टीवी सीरियल भारत एक खोज, जिसे श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया, एक एपिसोड में इस विषय पर चर्चा भी की। नेहरू एक गांव में आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। श्रोता भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। नेहरू उनसे पूछते हैं कि भारत माता कौन है। उनमें से कुछ कहते हैं कि भारत माता देश के पहाड़ हैं, कुछ जंगल, नदियों, जमीन को भारत माता बताते हैं। नेहरू कहते हैं कि यह सब भारत माता है, मगर इससे भी आगे बढ़कर सामूहिक रूप से भारत की जनता भारत माता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भारत माता को एक पूर्णता हिंदू देवी की छवि प्रदान कर दी
और उसी छवि पर आधारित वंदे मातरम गीत लिखा गया। ये गीत पहले 2 छंदों के बाद एक हिंदू देवी का विम प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इस गीत को केवल 2 शुरुआती छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर के बहुवादी और समावेशी जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। चूंकि आरएसएस का राष्ट्रवाद दरअसल हिंदू राष्ट्रवाद है, इसलिए उसने जनगण मन को बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया। ये कहा गया कि जनगण मन को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम की शान में लिखा गया था। आरएसएस के अनुसार इस गीत में अधिनायक शब्द जॉर्ज पंचम के लिए इस्तेमाल किया गया। टैगोर ने स्वयं स्पष्ट किया कि अधिनायक शब्द में आशय उस शक्ति से है जो सदियों से हमारे देश की नियति को आकार देती आ रही है। जैसा कि पहले बताया जा चुका कि सन 2016 में भागवत ने कहा था कि सभी युवाओं को उपयुक्त मौकों पर भारत माता की जय का नारा लगाना अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए। प्रसिद्ध लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन है भारत माता का विमोचन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक तबका भारत माता की जय का नारा लगाता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नारे को सभी पर थोपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और भारत माता की जय के नारे का दुरुपयोग भारत के भावनात्मक एवं लड़ाकू छवि निर्मित करने के लिए किया जा रहा है। देश के करोड़ों नागरिक और रहवासी इस छवि से अपने आप को नहीं जोड़ सकेंगे। दोस्तों, केरला के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल आरएसएस की विचारधारा के प्रतीकों का प्रचार करने के लिए कर रहे हैं। चूंकि हमारे देश में ढेर सारी विविधताएं हैं, इसलिए हमें उन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें संविधान ने चुना था। आरएसएस की भारत माता हाथ में भगवा झंडा लिए हुए है, न कि तिरंगा, जिसे हमारे संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। मगर आरएसएस के भारत माता के हाथ में भगवा झंडा है। चूंकि आरएसएस भारतीय संविधान का विरोधी रहा है, इसीलिए वो हमारे झंडे यानी कि तिरंगे के खिलाफ भी लंबे समय तक रहा है। आरएसएस का कहना है कि 3 की संख्या अपशकुनी होती है, इसीलिए तिरंगे में 3 चिन्ह का 3 कलर का वो विरोध करते आए। उसके चिंतक कहते रहे कि भगवा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। आरएसएस की शाखाओं में तिरंगा नहीं फहराया जाता। आरएसएस में भगवा झंडे को गुरु माना जाता है। जहां तक केरला के राज्यपाल द्वारा संविधान की मंशा के खिलाफ काम करने का प्रश्न है, हम सबको यह समझना होगा कि आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और प्रचारकों के लिए संघ और उसकी विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद हुए आम चुनाव में जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और उसने अपनी सरकार बनाई। आरएसएस की राजनीतिक शाखा भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी के साथ में विलय हो गया था। जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि भारतीय जनसंघ के नेताओं को आरएसएस से अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। ये करने के बजाय जनसंघ जनता पार्टी से ही नाता तोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। हम आरएसएस से जुड़े व्यक्तियों से ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा की कीमत पर संवैधानिक आचार व्यवहार को प्राथमिकता देंगे। इसीलिए दोस्तों, केरला में जो कुछ हुआ, वहां के राज्यपाल ने उस कार्यक्रम में जिस अंदाज में जो कुछ किया, उसे आरएसएस के एजेंडे को लागू करने वाला बताया गया, जबकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक शख्स है जो कि केरला के राज्यपाल हैं। अब ऐसी स्थिति में जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसी स्थिति में वहां के मुख्यमंत्री, वहां के शिक्षा मंत्री का विरोध अपने आप में बहुत स्वाभाविक और वाजिब है। मगर ये बीजेपी संघ के लोगों को विचलित करने वाली है, मिर्ची लगने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए, संविधान विरोधी लंबे समय तक रहे। आरएसएस का इतिहास रहा है कि कैसे संघ के लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ विद्रोह किया था, विरोध प्रदर्शन किए थे, और नागपुर में तो छोड़िए, आजादी के 50 वर्षों के बाद भी तिरंगा फहराया नहीं गया था। मगर दोस्तों, अब मौजूदा वक्त में 2025 में इस किस्म से अगर ये स्थितियां होंगी जहां पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश सभी के धर्मों के सम्मान के साथ सबको उनका अधिकार देता है, मगर आरएसएस के इन चीज़ों को थोपे जाने की प्रक्रिया एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स अगर बनाएगा, तो फिर ये कहा जाएगा कि एजेंडा आरएसएस का चोरी छुपे लागू कर रहे थे, लेकिन फेल हो गया। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर को लेकर? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।